Good morning. Today is 6th October 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. First article is regarding the Kaveri dispute. Already we have discussed a lot of things about the Kaveri dispute. So this article we are going to discuss about some specific act and how this act has been transformed into independent India. हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने ऑलरेडी अंदाज़ा लगा लिया था कि आने वाले टाइम में वाटर की डिवीजन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए उन्होंने अपनी दूरदर्शिता का परिणाम देते हुए एक आर्टिकल 262 बनाया। इस आर्टिकल नंबर 262 में क्या है, पार्लियामेंट कोई भी ट्रिब्यूनल या फिर कुछ भी बॉडी ऐसी स्टैब्लिश कर सकती है जिसके अंदर वाटर शेयर को डिवाइड किया जाए स्टेट्स के बीच में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी दे कैन डिनाई द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अंडर दिस एक्ट। तो इसी आर्टिकल नंबर 262 के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1956 में वाटर डिस्प्यूट्स को सोल्व करने के लिए 1956 से इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट वाटर रिवर एक्ट बनाया। तो अब क्या हुआ देखिए, इस एक्ट के अंदर में क्या है, इस एक्ट के अंदर में क्या, कोई भी स्टेट जिसको ये लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है और दूसरा स्टेट मेरे से जो रिवर का वाटर मुझे नहीं दे रहा है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 साल के अंदर अंदर विद इन 1 ईयर एक ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। वो ट्रिब्यूनल दोनों स्टेट्स के बीच की वाटर की प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। तो अभी तक शायद 6 और 7 जो है ये ट्रिब्यूनल बनाए जा चुके हैं, और ऐसा ही एक ट्रिब्यूनल बनाया गया 1992 के अंदर में। 1992 के अंदर में जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट चल रही है किसके बीच में, मेन तो देखिए चल रही है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, लेकिन वैसे ये है केरला और पुडुचेरी, ये 4 स्टेट्स के बीच में चल रही है। ये डायरेक्टली जो है इफेक्टेड नहीं है, लेकिन जो कावेरी की ट्रिब्यूटरीज हैं और कावेरी का जो बेसिन एरिया है उनका पानी इन्हें भी चाहिए, उनका फायदा इन्हें भी चाहिए, तो ये भी इनडायरेक्टली इस प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो अब देखिए 1992 में एक कावेरी का जो है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में डिस्प्यूट है, उसको सोल्व करने के लिए कावेरी वाटर डिस्प्यूट की ट्रिब्यूनल की घोषणा की गई, और 2007 में अब इसका डिसीजन आया। 2007 के डिसीजन में इन्होंने क्या कहा, ये देखिए जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड बनाने के लिए इन्होंने कहा कि अगर कावेरी जो वाटर डिस्प्यूट है इसको सोल्व करना है तो कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड आपको बनाना पड़ेगा, यही एक सोल्यूशन है। और कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड ही डिसाइड करेगा कि जब भी डिस्ट्रेस सिचुएशन है, यानी पानी की कमी है और या फिर मानसून कम आता है, तो ये बोर्ड ही डिसाइड करेगा कि पानी को कैसे डिवाइड किया जाए, दोनों की स्टेट्स को ग्राउंड रियलिटी देख के कि कितना पानी है और इसको डिस्ट्रेस सिचुएशन में कैसे डिवाइड किया जाए। यानी एक रिवर पैटर्न को समझेगा, ये रिवर कैसे कैसे बिहेव कर रही है, पहले कितना पानी होता था, अब डिस्ट्रेस सिचुएशन में कितना पानी है, और किसानों को किस पर्टिकुलर रीजन में किसानों को कितना पानी की जरूरत है ताकि उनकी फसलें प्रोडक्टिव हो सके और फसलें खराब ना हो। ट्रिब्यूनल ने कहा था कि उस टाइम पे 2007 में जब ट्रिब्यूनल का डिसीजन आया था कि अगर इस जो डिसीजन है, यानी ट्रिब्यूनल के डिसीजन को अच्छे से इंप्लीमेंट करना है तो कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड को बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन 2007 में डिसीजन आया था तो आज 2016 है, अभी तक इस कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? देखिए काफी पॉलिटिकल रीजंस हैं, तो वो चाहते ही नहीं कि ये प्रॉब्लम सोल्व हो। और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अभी सेंटर को कहा, अभी देखिए हाल फिलहाल में, अभी ये तो पुराना हमने कंटेक्स्ट डिस्कस किया था, अभी भी आपको पता है कि इस साल दिस ईयर आल्सो देयर इज डिस्ट्रेस सिचुएशन। तो अब क्या है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंटर को कहा कि आप कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड की घोषणा कीजिए, यानी बनाइए इसे। तो सेंटर ने अपना नया कार्ड खेला, सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आपकी तो जुरिडिक्शन ही नहीं है आर्टिकल नंबर 262 के अंदर में, तो आप तो बोल ही नहीं सकते, आप कैसे कह सकते हैं हमें बोर्ड बनाने के लिए, क्योंकि 1956 एक्ट में साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट हैज नो जुरिडिक्शन। देखिए सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन तो नहीं है साफ साफ, लेकिन सुप्रीम स्टेट्स क्या है, रिलेटेड मैटर से सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब एक तो चीज ये है कि दोनों स्टेट्स के बीच में रिवर डिस्प्यूट है, इसको सोल्व करना है, यानी किसको कितना पानी मिला जाए। स्टेट किस लिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट किस लिए इंटरफेयर करती है? स्टेट्स जाते हैं इंटरिम रिलीफ के लिए, यानी अभी फाइनल सॉल्यूशन नहीं आया है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं कि आप इंटरिम सॉल्यूशन दीजिए, अभी किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है तो आप इस पे डिसीजन दीजिए कि दूसरा स्टेट हमें पानी रिलीज करें। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है, इस पे तो हम डिसाइड कर सकते हैं, हम फाइनल सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक रिलेटेड मैटर है, यानी डिस्प्यूट का रिलेटेड मैटर, इनडायरेक्ट मैटर, उस पर वो अपनी जजमेंट दे देते हैं। कहने की बात है, देखिए प्रैक्टिकली सही से बताऊं तो प्रैक्टिकली सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है, यानी आर्टिकल नंबर 1956 में जो लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं है, उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट रिवर वाटर डिस्प्यूट में प्रैक्टिकली हर तरह से इंटरफेयर करता है। इवन जो अब आप देख लीजिए 2007 में जो ये ट्रिब्यूनल का डिसीजन आया था, 2007 में जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल थी, इसका डिसीजन आया था, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल।
अब कहने को तो ये डिसीजन फाइनल है, क्योंकि जो 1956 एक्ट में लिखा है कि ये डिसीजन जो भी ट्रिब्यूनल का आएगा वो फाइनल है, लेकिन अब दोबारा ये सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट अब इस पर डिसाइड कर रहा है कि क्या जो डिसीजन दिया है ट्रिब्यूनल ने वो फाइनल है क्या नहीं है, यानी वो सही है क्या नहीं है। तमिलनाडु ने केस किया हुआ है इस ट्रिब्यूनल के डिसीजन के बाद में, अब सेंटर इसे जुडिकेट कर रहा है, यानी इस पर फैसला लेने वाला है सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए जो कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड है तो उसको तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन सेंटर ने अभी मना क्यों किया? सेंटर ने अभी इसलिए मना किया, देखिए पॉलिटिकल रीजंस हैं। एडिटोरियल में साफ साफ लिखा है कि अब तमिलनाडु में तो इलेक्शन है नहीं, अभी हुए थे, और कर्नाटका में अगले 2 साल के अंदर अंदर इलेक्शन है, तो वहां बीजेपी के अपने स्टेट्स हैं, तो ये थोड़ा पॉलिटिक्स है यहाँ पे एडिटोरियल में लिखा है। अब मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए जब तक कि ट्रिब्यूनल नहीं यानी कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड नहीं बनाया जाता वाटर को डिवाइड करने के लिए, तब तक एक टेक्निकल टीम वहां जाएगी, टेक्निकल टीम वहां पर जाएगी और वो ग्राउंड रियलिटी देखेगी कैसी वहां पर सिचुएशन है, कितना पानी चाहिए दूसरे स्टेट्स को और कैसे इसे डिवाइड किया जाए, ताकि इस पूरे का पूरे जो इश्यू को डीपोलिटिसाइड किया जाए। देखिए पानी का जो इश्यू होता है हमारे कंट्री के अंदर में, ये ज्यादा मुश्किल इसे सोल्व करना इसलिए हो जाता है क्योंकि पॉलिटिक्स से जुड़ जाती है। जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं वो लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं। वो सिचुएशन देखिए कुछ भी हो सकती है, सिचुएशन एक पर्टिकुलर स्टेट के फेवर में भी हो सकती है, अगेंस्ट भी हो जाती है, लेकिन पॉलिटिशियंस एग्जैजरेट करके ऐसे बताएंगे उस सिचुएशन को कि अगर पानी नहीं हुआ तो सारे प्यासे मर जाएंगे, हमारे किसान मर जाएंगे। तो इस तरह के वो एग्जैजरेट करते हैं वोट लेने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम ज्यादा आपके फायदे की बात करते हैं। सभी स्टेट्स में ऐसे होता है, पंजाब हरियाणा का वाटर डिस्प्यूट का इशू है, इवन नर्मदा का इशू था, महादाई का इशू था, तो सारे जितने भी रिवर डिस्प्यूट्स हैं ये पॉलिटिसाइज हो चुके हैं। लेकिन ये तो शॉर्ट टर्म है, जो सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल टीम बनाने की घोषणा की है, ये तो शॉर्ट टर्म इशू है, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। इसे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो तो यही है कि एक कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड बनाया जाए, वो एक पूरा मैकेनिज्म हो इसका कि कैसे सोल्व करना है, मैकेनिज्म के अनुसार ही वाटर को डिवाइड किया जाए, ताकि जब भी वाटर डिस्प्यूट की प्रॉब्लम हो, वाटर डिस्प्यूट हो, डिस्ट्रेस सिचुएशन हो, तो आसानी से इसको सोल्व किया जा सके। तो ये पूरा का पूरा इशू था जो हमने डिस्कस किया कावेरी का। अगला आर्टिकल जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है। क्रिकेट से रिलेटेड किसने कितने रन बनाए, रैंकिंग वगैरह ये डिस्कस नहीं करेंगे हम। जो अगला आर्टिकल है वो भी देखिए पाकिस्तान के इशू पे हमने बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया है, तो इतना कॉस्ट बेनिफिट इसका बहुत कम है। एक लेवल के बाद इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा शायद, क्योंकि पिछली बार पाकिस्तान पे क्वेश्चन आ चुका है कैसे डिप्लोमेसी को इंप्रूव किया जा सकता है। तो कॉस्ट बेनिफिट, एक तो ये आर्टिकल अच्छे नहीं है। आर्टिकल है सर्जिकल अटैक्स पे जो डिनाइल कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आएगा कि यूपीएससी में व्हाई पाकिस्तान इज डिनाइंग, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता। और दूसरा आएगा भी सही तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस किए हैं, कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम है। तो जिसको इंटरेस्ट हो इन इश्यूज पे वो पढ़ ले। अगर आपको भी कोई अच्छा पॉइंट मिले तो आप भी कमेंट की फॉर्म में लिखिए ताकि बाकी सारे भी पढ़ सकें। बाकी काम का नहीं है आर्टिकल। ये आर्टिकल अच्छा है, थोड़ा अच्छे पॉइंट्स हैं इसमें। जो सिंगापुर के पीएम है वो हमारे देश की विजिट पर आए हुए हैं, तो उनसे इंटरव्यू लिया था सुशासनी हैदर ने, तो कुछ पॉइंट्स इसके डिस्कस हैं, इंटरव्यू की फॉर्म में है ये आर्टिकल, और देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप पहले प्रीमियर है किसी भी कंट्री के जो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इंडिया में आए हैं, तो आप इस सर्जिकल स्ट्राइक को किस तरह लेते हैं? क्या आप इस स्ट्राइक को सपोर्ट करते हैं? क्या इंडिया का जो एक्शन है अपने टेररिज्म के खिलाफ में क्या उसको सपोर्ट करते हैं? तो इनका रिप्लाई ये था, देखिए वी आर अगेंस्ट द ऑल काइंड ऑफ टेररिज्म एंड स्पेसिफिकली अगेंस्ट द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिकॉज सिंगापुर इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। सिंगापुर जो एक कंट्री है बहुत ही छोटा सा कंट्री है देखिए, और चारों तरफ से मतलब काफी एरिया से सीज से घिरा है, और यहाँ भी एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का बहुत खतरा है। तो ये कहते हैं कि हम भी आपकी भावनाओं को समझते हैं, और लेकिन ये सजेशन भी देते हैं कुछ, ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन कुछ इंडिया को निकालना पड़ेगा इसका। सर्जिकल स्ट्राइक तो एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या होता है? क्या इवेंचुअली पाकिस्तान जैसे कंट्रीज और नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ में कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इंडिया एक अच्छे से ग्रो कर रहा है, फिलहाल इंडिया इन वार जैसी चीजों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता, और इंडिया को दोनों तरह से खेलना पड़ेगा। इंडिया को इंटरनली डोमेस्टिकली इस तरह के एक्शंस भी लेने पड़ेंगे, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन में कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट पे आना ही पड़ेगा। दूसरा इनसे क्वेश्चन जब पूछा जाता है क्या इस तरह के अटैक से और जो भय का माहौल है इंडिया में, यानी फियर है, वार का डर है, और सिंगापुर आपको पता होगा सिंगापुर फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, सिंगापुर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है हमारे इंडिया के अंदर में। क्यों करता है? देखिए आपको लगता होगा कि सिंगापुर तो एक छोटा सा कंट्री है, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता है इंडिया में?
पहला तो इशू ये है कि सिंगापुर एक बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंट्री है, छोटा है लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा, देखिए बहुत सारे देश क्या करते हैं, राउंड ट्रिपिंग करते हैं, यानी सिंगापुर के साथ हमारे डबल टैक्स ट्रीटी है और टैक्स वहां बहुत कम है। तो बहुत सारे कंट्री जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो डायरेक्ट इंडिया में इन्वेस्ट ना करके सिंगापुर के से रास्ते से इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। यानी वो पहले तो सिंगापुर में अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, फिर सिंगापुर की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती है, तो वो एफडीआई की फॉर्म में दोबारा आ जाती है। और इवन इंडिया में भी ऐसा होता है। जैसे इंडिया के कुछ लोग हैं, एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, कुछ भी एग्जांपल लीजिए, इंडिया के बड़े बिजनेसमैन हैं, अंबानी, टाटा, अदानी, ये लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलरली मत लीजिए, ये लोग करते हैं, एग्जांपल के लिए सिर्फ क्या करते हैं कि जैसे इनको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, देखिए इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो इनको टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। ये क्या करते हैं, ये पहले अपना पैसा ट्रांसफर करते हैं सिंगापुर जैसी कंट्री में। सिंगापुर में टैक्स बहुत कम लगता है, यानी टैक्स हेवंस कंट्री है ये। अब सिंगापुर में इन्होंने अपना पैसा भेज दिया, अब काफी सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस करेंगे तो कि वो अल्टीमेटली ऐसा दिखने लगा कि वो सिंगापुर की कंपनी है। अब सिंगापुर की कंपनी अब इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, यानी वो पहले पैसा था इंडिया का ही, अदानी और इन लोगों का पैसा था, उन्होंने पहले सिंगापुर में भेजा, सिंगापुर में घुल मिल गया। आप इसे ये अदानी वगैरह मत मान लीजिए, कोई भी कंपनी मान लीजिए जो जिनके पास ब्लैक मनी भी बहुत होती है। अब वो ब्लैक मनी सिंगापुर जाएगी और काफी सारी ट्रांजैक्शंस होंगी, एक लेवल के बाद में इतनी सारी ट्रांजैक्शंस होंगी कि वो पैसा ब्लैक मनी नहीं, वो व्हाइट मनी दिखने लगेगा। अब वही व्हाइट मनी आएगा इंडिया में, वो इंडिया में इन्वेस्ट होएगा। इसके कितने सारे फायदे हुए देखिए, ब्लैक मनी एक तो व्हाइट मनी हो गया, दूसरा अब इन्वेस्टमेंट हुई, वही इन्वेस्टमेंट अगर वो इंडिया से ही करते तो ज्यादा टैक्स देना पड़ता। अब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सिंगापुर के थ्रू, तो उनको टैक्स कम करना देना पड़ेगा क्योंकि सिंगापुर में टैक्स कम है। इस बात को मैं आपको ऐसे समझा देता हूं। देखिए अब इंडिया की कोई कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, उसका नाम है एक्स। अब वो एक्स कंपनी इस्टेब्लिश, अगर वो ट्रेड इस्टेब्लिश करती है गुजरात के अंदर में मान लीजिए, तो हमारे इंडिया में है ला ज्यादा है और टैक्स ज्यादा है, हाई टैक्स रेट, तो मान लीजिए 15% है, कुछ भी मान लीजिए, कॉर्पोरेट टैक्स मान लीजिए आप, आजकल 25% के आसपास है, कम कर दिया पिछले बजट में। अब ये क्या करते हैं, यही कंपनी एक्स कंपनी जाएगी, पहले सिंगापुर में जाएगी, दो तीन तरह से ट्रेड कर सकती है। अगर ब्लैक मनी है तो सिंगापुर में काफी सारी ट्रांजेक्शन्स करेंगी, राउंड ट्रिपिंग करेंगी, यानी वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में करने की कोशिश करेंगी। अब यही कंपनी सिंगापुर से जाएगी, एक्स कंपनी पहले इंडिया का गुजरात में नहीं करेगी, ये पहले सिंगापुर में जाएगी और सिंगापुर में से दोबारा गुजरात में आएगी। इसका फायदा क्या होगा, एक तो ये एफडीआई की फॉर्म में आएगा और दूसरा वहां सिंगापुर में टैक्स रेट्स बहुत कम है, सिंगापुर में टैक्स मान लीजिए 5% है, तो कम टैक्स देना पड़ेगा। और इंडिया और सिंगापुर के बीच में डबल टैक्स ट्रीटी है, यानी एक जगह जिसने टैक्स दे दिया तो दोनों जगह देने की जरूरत नहीं है। यानी अगर एक्स कंपनी में सिंगापुर में 5% टैक्स दे दिया तो इंडिया में उसे 25% टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा इशू था राउंड ट्रिपिंग का। तो अब आते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। मेन क्वेश्चन क्या था, मेन क्वेश्चन था क्या सिंगापुर जो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है यानी एफडीआई के थ्रू में, क्या इस तरह की इंस्टेबिलिटी और जो वार का माहौल है उससे इन्वेस्टमेंट पर फर्क पड़ेगा। तो इनका आंसर अच्छा आंसर था। इन्होंने कहा देखिए जो बिजनेस होता है वो इन छोटी मोटी घटनाओं पर आधारित नहीं होता। आप ना तो छोटी मोटी घटनाओं से ज्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं ना डर सकते हैं। आपको बिजनेस करना है तो आपको लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाँ भाई आज थोड़ा सा ऐसे माहौल हुआ तो भाग जाएं, फिर अच्छा हुआ तो वापस आ जाएं, ऐसा बिजनेस नहीं चलता है। और फिर इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया का क्या पोटेंशियल है एशियन के साथ में, इंडिया का क्या पोटेंशियल है एशियन के साथ में, और आरईसीपी यानी जो रीजनल एग्रीमेंट है इस रीजन में हो रहा है उस पर क्या इनकी राय है। एशियन के साथ में इंडिया का क्या पोटेंशियल है और आरईसीपी, दो क्वेश्चन इनसे लगातार पूछे गए। तो इन्होंने कहा कि देखिए एशियन के साथ में इंडिया का बहुत अच्छा पोटेंशियल है और इंडिया सिर्फ एक डायलॉग पार्टनर नहीं है, ये पूरा का पूरा रीजन इंडिया का है। इंडिया का एशियन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ईस्ट एशियन समिट में हम साथ साथ हैं। और दूसरी बात आई आरईसीपी की, तो आरईसीपी ने इन्होंने इंडिया को एक सजेशन दिया कि इंडिया को जो अपनी इकोनॉमी है वो खोलनी पड़ेगी, ट्रेड लिबरलाइज करना पड़ेगा इंडिया को। और अभी यही जरूरी है, मेक इन इंडिया के लिए भी ये जरूरी है, अगर इंडिया अपने ट्रेड को ज्यादा लिबरलाइज करेगा। तो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो ये मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं सारे के सारे, जैसे टीपीपी, आरईसीपी, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा कि इन सब इंस्टीट्यूशन में एक तरह का जाम देखने को मिल रहा है, ट्रैफिक जाम है, यानी ये आगे नहीं बढ़ रही हैं बातें और इनमें काफी तरह के इश्यूज हैं। जब इनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपको भी लगता है कि इस आरईसीपी में जो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है इस पूरे रीजन में, क्या आपको भी लगता है कि इसमें कुछ इश्यूज हैं और ये सोल्व नहीं होने वाले हैं। तो इन्होंने इसका रिप्लाई दिया कि देखिए मुझे तो कोई जाम नहीं दिखता और टाइम बदल चुका है, अब कोई भी कंट्री अब सेल्फ सफिशिएंट नहीं रह सकती। सेल्फ सफिशिएंट मतलब पहले क्या होते थे, कंट्रियों की ये टेंडेंसी होती थी कि अपने आप में ही कोई चीज बनाई जाए और अपने आप में ही उसे कंज्यूम किया जाए।
अब वो टाइम नहीं रहा सेल्फ कंज्यूम का, अभी हम चीजें बनाने लगे हैं, अब ऐसी चीजें हम बनाने लगे हैं जिनकी आवश्यकता पूरे विश्व में है, और हमारी जो सारी की सारी आवश्यकताएं हैं हम अपने आप से पूरा नहीं कर सकते, और हम भी पूरे अलग वर्ल्ड पे दूसरी कंट्रीज पे भी डिपेंड ऑन द अदर कंट्रीज आल्सो टू कंज्यूम द थिंग्स। और अब इनसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया, अगला क्वेश्चन को, जो इंडिया और सिंगापुर का ट्रेड है, इंडिया सिंगापुर का ट्रेड पिछले 10 सालों से डाउन है। तो इन्होंने कहा कि हाँ भाई ठीक है डाउन है, लेकिन एक बात इन्होंने कही कि इन्वेस्टमेंट पिछले 10 सालों से बढ़ी है। इन्वेस्टमेंट बढ़ी है तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अब इंडिया में स्टैब्लिश हो रही है, या फिर इंडिया की कंपनीज जो सिंगापुर में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्टैब्लिश कर रहे हैं, इनमें थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आने वाले 10 साल में देखिए, जब ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जब ये प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगी, तब जो ट्रेड है वो अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उन्होंने इंडिया को सलाह भी दी थी कि इंडिया को और ज्यादा ओपननेस दिखानी होगी, इंडिया को अपनी इकोनॉमी को ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी बनाना पड़ेगा। ये आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं, ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी। तो अब इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया, चाइना की जो जीडीपी है और इंडिया की जीडीपी है, चाइना की जीडीपी से हमारी जीडीपी 1/3 है, और ट्रेड देख लें तो इंडिया और चाइना का ट्रेड हमारा 1/5 है चाइना के ट्रेड से, यानी जीडीपी 1/3 है, ट्रेड 1/5 है। तो इंडिया को अपनी इकोनॉमी ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी बनानी पड़ेगी। दूसरा एक और क्वेश्चन इनसे पूछा गया, कैसे इंडिया ट्रेड में ज्यादा ओपन दिखा सकता है, यानी ओपननेस ज्यादा दिखा सकता है, कैसे अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा ओपन कर सकता है। तो इन्होंने वही जवाब दिया कि पहले इंडिया, देखिए जब नेहरू का टाइम था 1950 के बाद में हमें डर लगता था, क्योंकि हम नए नए आजाद हुए थे, हमें डर लगता था कि दोबारा से एक ट्रेड है, दूसरे देश हमारे देश के अंदर में इंटरफेयर ना करें। तो हमने क्या किया, हमने खुद के अंदर ही हमने ना तो ज्यादा एफडीआई इनवाइट की, यानी अगर किसी दूसरे देश की कंपनी हमारे देश में अंदर में आना चाहती थी हम, तो हमने उनको मना कर दिया, हमने कहा नहीं भाई हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद में धीरे धीरे हमें पता लगा कि बाहर के साथ तो ट्रेड करने की बहुत आवश्यकता है। तो 1990 में जब हमारी इकोनॉमी क्रैश होने लगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुए, तो हमारे मनमोहन सिंह उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हमने अपनी इकोनॉमी खोल दी, ओपन कर दी दूसरे देशों के लिए, और हमारी जो कंपनीज थी टाटा, इन्फोसिस, महिंद्रा, ये सब अलग अलग कंट्रीज में जाने लगी, वहां इन्वेस्ट करने लगी। और ये अब सजेशन दे रहे हैं कि ही सजेस्टिंग इंडिया दैट इंडिया शुड आल्सो मेक ओपन इट्स इकोनॉमी फॉर द अदर कंट्रीज, मेक इट्स इकोनॉमी ओपन फॉर द कंपनीज ऑफ द अदर कंट्रीज। द बिगेस्ट Now the question being asked from the Prime Minister of Singapore is that what is the biggest problem between the India and Singapore relations? तो इन्होंने जवाब दिया कि इंडिया में बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं, मल्टीपल गवर्नमेंट्स हैं इंडिया के अंदर में। कौन कौन सी गवर्नमेंट्स हैं इंडिया में? देखिए स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इवन 3 टायर भी है। ये जवाब दे रहे हैं। देखो इनके अलग फायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी है। नुकसान देखते हैं कैसे। ये कहते हैं कि इंडिया में इतनी सारी गवर्नमेंट्स हैं और इतने सारे लॉज हैं, और लेकिन दुख की बात यह है कि वो लॉ कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंसी है, यानी कहीं क्या ला है कहीं क्या ला है, अलग अलग ला है, तो बिजनेस करने में दिक्कत आती है, और रूल अलग अलग हैं। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बताते हैं इसके अलावा लैंड इक्विजिशन की। ये कहते हैं कि लैंड इक्विजिशन की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और हम इंडस्ट्रियल पार्क स्टैब्लिश करना चाहते थे इंडिया के अंदर में, लेकिन हमें लैंड नहीं मिला, तो हमने इंडस्ट्रियल पार्क नहीं स्टैब्लिश किया। वैसे तो मिनिस्ट्री के लोग ये कहते हैं कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी इंडिया में, और आपका स्वागत है, आपको कोई नहीं रोकेगा यहाँ पे बिजनेस एस्टैब्लिश करने में। लेकिन मिनिस्ट्री के लोग कहते हैं कि लैंड आपको अपने आप से एक्वायर करना पड़ेगा। तो लैंड एक्वायर करने की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जब लैंड ही हमें एक्वायर करना पड़ेगा तो बड़ी मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ता है, ऐसा इनका मानना था। चाइना का देखिए फायदा है। चाइना का फायदा क्या है कि चाइना के पास में सरकार की बहुत प्रॉपर्टी है, उन्होंने प्राइवेट सिटीजन्स को बहुत कम प्रॉपर्टी दे रखी है। तो चाइना के पास सारा लैंड है, तो वहां पे लैंड एक्विजिशन की इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है, तो ज्यादा ट्रेड आसानी से बढ़ता है। तो ये सारा का सारा आर्टिकल था जो हमने डिस्कस किया। और आगे जो आर्टिकल है द हिंदू का, ये भी आर्टिकल अच्छा नहीं है, ये धोनी की फिल्म के बारे में है, नई फिल्म आई थी धोनी की, नहीं इंपॉर्टेंट। फिल्मों के बारे में तो यूपीएससी नहीं पूछेगा, जिस दिन पूछ लिया उस दिन फिल्में भी मूवीज भी याद कर देंगे। अल्टीमेटली वी हैव टू क्लियर दिस एग्जाम, चाहे फिल्में पूछे चाहे कुछ भी पूछे। अगला जो देखिए दैनिक ट्रिब्यून का आर्टिकल है, द हिंदू में आज बिल्कुल भी आर्टिकल अच्छे नहीं है, सिर्फ 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, वो हमने डिस्कस कर लिए। और देखिए वैसे तो अच्छी बात है, कम ही पढ़ना पड़ेगा, जितने कम आर्टिकल उतना कम पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना किसको अच्छा लगता है। अब देखिए अगला जो आर्टिकल है दैनिक ट्रिब्यून का आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है। आप पूछ रहे दैनिक ट्रिब्यून कैसे खुलता है, ये दैनिक ट्रिब्यून की वेबसाइट है tribuneindia.com।
इसमें आप उस पर क्लिक कीजिए, ओपिनियन वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिए और ये आपको आर्टिकल मिल जाएगा आज का। ये नेबरहुड और म्यांमार पे आर्टिकल है, 4-5 पॉइंट इसके बहुत अच्छे हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। यूरी अटैक के बाद में इंडिया ने अपने पत्ते बहुत अच्छे से खेले। सार्क समिट होने वाला था पाकिस्तान के अंदर में, और हमने क्या किया, हमने हमारे नेबर्स के अंदर में बाकी सार्क के अदर मेंबर्स हैं पाकिस्तान को छोड़ के, उनसे संपर्क किया और इसका फायदा भी हुआ। जो देखिए आप, ये देखिए बांग्लादेश और मालदीव, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इन सब ने सार्क में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। तो एक तरह से पाकिस्तान को आइसोलेट करने में इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई सार्क के अंदर में। इस इंडिया की इच्छा क्या थी कि इस पूरे के पूरे रीजन को इंटीग्रेट किया जाए, इस पूरे का पूरे जो साउथ एशियन रीजन है इंटीग्रेट किया जाए पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और हर तरह से। लेकिन पाकिस्तान एक सबसे बड़ा रोड़ा है, पाकिस्तान सबसे बड़ी दिक्कत है। तो सार्क का जो मॉडल था इंडिया के आसान रूप काम नहीं कर सका और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इंडिया को लगा कि अब कोई ऐसा इस पूरे रीजन को इंटीग्रेट करने के लिए कुछ अलग सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पे काम करना पड़ेगा जो सार्क से रिलेटेड हो, यानी जो सार्क को छोड़ के हो, यानी जिसमें पाकिस्तान ना हो, पाकिस्तान को कोई फ्यूचर ना हो। देखिए पाकिस्तान का सार्क में सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि कैसे इंडिया के इंटरेस्ट को अंडरमाइन किया जाए, यानी और चाइना को आगे लाया जाए। यानी पाकिस्तान को खुद तो कुछ ट्रेड ट्रूड करना है नहीं, बस दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है और इंडिया के इंटरेस्ट को, इंडिया के जो बढ़ता हुआ कद है उसको अंडरमाइन करना है और बार बार ये कहना है कि चाइना को सार्क में लो, यानी वो चाइना की मेंबरशिप का सपोर्टर है सार्क के अंदर में। और इंडिया का जो फोकस है वो यही है कि इस पूरे के पूरे, अब इंडिया का फोकस ये दिया है, देखिए ईस्ट की तरफ फोकस किया जाए, यानी एशियान जो है इनकी तरफ फोकस किया जाए। बीबीआईएन, अब पाकिस्तान से तंग आके हमने बीबीआईएन की घोषणा की थी। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, हमने ये सब बनाए थे एक जो अब सार्क के बिना काम करेगी, यानी सार्क सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब क्या है, अब जो ब्रिक्स का जो समिट है वो होने वाला है, यहाँ पर ब्रिक्स का समिट होने वाला है गोवा में, इस साल इंडिया में होने वाला है ब्रिक्स का समिट। तो आजकल ट्रेंड क्या चला हुआ है, जब भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होती है, यानी आप देखिए यूएफए की मीटिंग थी रशिया में, तो वो क्या करते हैं अपनी छोटी मोटी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी वहीं बुला लेते हैं और आपस में दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का आपस में इंटरेक्शन करवा देते हैं। जैसे यूएफसी मीटिंग थी रशिया की, तो रशिया ने क्या किया, अपनी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन तो यूरेशियन यूनियन थी वो भी बुला ली, ताकि आपस में वो कर सके, डिस्कस कर सके लीडर्स हैं। तो यानी ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जो ब्रिक्स सीईओ की वहां पे मीटिंग हुई थी और उन्होंने अपनी लोकल भी बुला ली, रीजनल वाली यूरेशियन यूनियन को। इवन आप देख लीजिए जब फोर्टिजिला में हुआ था समिट, फोर्टिजिला में समिट हुआ था ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन्होंने क्या किया, ब्राजील ने क्या किया, फोर्टिजिला ब्राजील में है, तो इन्होंने क्या किया अपने लेटिन कंट्रीज के जो प्रीमियर्स है उनको भी बुला लिया और उनके आपस में जो इसके पड़ोसी देश है उनके प्रधानमंत्रियों का ये संपर्क करवा दिया, यानी इनसे इंटरेक्शन करवा दी ब्रिक्स के कंट्रीज से। सिंपल सी बात है यार, छोटा ज्यादा कंफ्यूज मत हो, कहने का मतलब एक ट्रेंड चला हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल है, आपके घर में कुछ बड़ा कोई बड़ा प्रेस्टिजियस बंदे आए हैं आपके घर के अंदर में, तो आप क्या करोगे, आप दिखाने के लिए कि हमारे घर में प्रेस्टिजियस बंदे आते हैं, पड़ोसियों को भी बुला लेते हो कि आप भी इनसे बात कर लीजिए, थोड़ा आपस में भी आपका कद बढ़ जाए और आपस में एक अच्छे संबंध स्टैब्लिश हो जाए पड़ोसियों के साथ में। ऐसे ही अभी है, तो ब्रिक्स के साथ में हमारा समिट है इस बार, तो हमने भी क्या किया, पड़ोसी देशों को बुला लिया। पड़ोसी देशों को हम बुला तो सार्क को भी सकते थे, लेकिन हमने बुलाया बिम्स्टेक को, क्योंकि सार्क में तो आपको पता है पाकिस्तान दिक्कत करता है और ये सारा का सारा समिट बेकार हो जाता है, इसलिए हमने बिम्स्टेक पर फोकस किया। देखिए जो बिम्स्टेक है वो एक बहुत ही अच्छा हो सकता है बिम्स्टेक, लेकिन थोड़ा फेलियर रहा है बिम्स्टेक पे, हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और काफी रीजंस है, हमने पहले डिस्कस किए थे, आने वाले आर्टिकल्स में इस पे भी फोकस करेंगे। इसके अलावा हम इस पूरे एक रीजन में एक क्वाड्रिलेटरल इस्टेब्लिश करने वाले हैं, मैरीटाइम क्वाड्रिलेटरल, ये भी अच्छा है, अपने आंसर में इसका यूज कीजिए। इंडिया, श्रीलंका, मालदीव और सेशल्स एक मैरीटाइम क्वाड्रिलेटरल है, बना रहे हैं इस रीजन में, ताकि इस रीजन पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा हम पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए, देखिए आपको पता ही होगा, छाबार जो पोर्ट है ईरान में वो भी बना रहे हैं, यानी जो हम कर रहे हैं ईरान और अफगानिस्तान के साथ में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर रहे हैं, पाकिस्तान को अवॉइड करके, पाकिस्तान को इग्नोर करके, यानी पाकिस्तान को हम एक साफ साफ बता रहे हैं कि आपके बिना भी हम पूरे रीजन में सर्वाइव कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, आपकी जरूरत नहीं है हमें। और पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश इंडिया कर रहा है हर तरफ से। और चाइना को भी साफ साफ सिग्नल है, चाइना को सिग्नल है कि देखिए वी आर रेडी टू कोऑपरेट विद यू बट विदाउट पाकिस्तान, वी कैन टॉक विद यू एट एनी प्लेटफॉर्म लाइक ब्रिक्स, SCO, but you will have to avoid the approach which you have adopted towards the Pakistan. So this is a kind of signal we are sending to the China.
अब इंडिया इन पे फोकस कर रहा है, जैसे साफ साफ बिम्स्टेक और BBIN। तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या सार्क को डिजोल्यूट कर देना चाहिए? डिजोल्यूट तो नहीं करना चाहिए। देखिए सार्क के छोटे मोटे जो इनिशिएटिव्स हैं, जैसे सार्क यूनिवर्सिटी है, सार्क कल्चरल यूनिवर्सिटी है और फूड पार्क है, इन्हें चलते रहना देना चाहिए। इनकी क्या दिक्कत है? इनसे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब म्यांमार के साथ में रिलेशन है, अगर हमें इस पूरे के पूरे बिम्स्टेक एशियन की तरफ में ध्यान देना है, यानी एशियन की तरफ ध्यान देना है, तो क्या करना है हमें म्यांमार की तरफ में। म्यांमार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है, म्यांमार से हमारे रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे करने पड़ेंगे और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये कश्मीर का थोड़ा मैप है, विकिपीडिया पे आधा दे रखा है, इसको पूरा कर देते हैं। थोड़ा ज्यादा भी ले लो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो म्यांमार के साथ में हमें रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे करने पड़ेंगे। तो म्यांमार के साथ में देखिए, लेकिन थोड़ी दिक्कतें हैं। दिक्कतें क्या है? 4-5 इशू हैं। अगर म्यांमार पे क्वेश्चन आए तो ये 4-5 जो इश्यूज हैं वो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। एक तो ये इशू है सबसे बड़ा कि रिबल्स की प्रॉब्लम है वहां पे। देखिए जो हमारे वहां पे इंसर्जेंसी है नॉर्थ ईस्ट में, आप NSCN मान लीजिए। NSCN जो हमारे खापलांग है, इसाक में हुआ। तो देखिए NSCN में क्या था, चलो मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। मैं जो नॉर्थ ईस्ट में एक अलग नागालैंड की, अलग देश की मांग पहले चल रही थी, लेकिन 1975 में एक शिमला में एग्रीमेंट हुआ। ये पाकिस्तान से छोड़िए आप, शिमला एग्रीमेंट इनसे रिलेटेड भी है। शिमला एग्रीमेंट हुआ तब फिजो, पहले 1970 से पहले फिजो कर रहे थे, वो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। 1975 में उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। उन्होंने कहा नहीं, हमें अलग देश नहीं चाहिए, हम इंडिया के अंदर ही हमें अलग स्टेट चाहिए। तो इस एग्रीमेंट से कुछ जो इनके कमांडर्स थे वो नाराज हो गए। तो NSCN 3 ऑर्गेनाइजेशंस में डिवाइड हो गया। NSCN एक था इसाक, इन्होंने बनाया। एक था NSCN महुआ, इन्होंने अपनी अलग बना ली। एक है NSCN, ये है खापलांग। तो 3 कमांडर्स ने अलग अलग अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली। तो अब 1997 में एक और एग्रीमेंट हुआ। 1997 में एक एग्रीमेंट हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि जो इसाक थे, इसाक और महुआ, ये दोनों बंदे आ गए इंडिया की गवर्नमेंट के साथ में। उन्होंने कहा ठीक है, हम भी अब तैयार हैं, हम भी अब इंसर्जेंसी नहीं करेंगे, हथियार का यूज नहीं करेंगे, आपके साथ काम करने को तैयार हैं। जो एक खापलांग है, ये अभी भी नहीं माना है। ये अभी भी म्यांमार की टेरिटरी से ऑपरेट करता है और ये हमले वगैरह करता है। मणिपुर में पिछले दिनों हमला हुआ था, 16 आर्मी के जवान मारे गए थे, वो इसी ने करवाया था, खापलांग ने। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब ओपन बॉर्डर है तो दोनों देशों के जो जवान हैं एक दूसरे की टेरिटरी में जाते हैं और ऑपरेशन चला देते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, म्यांमार को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। म्यांमार को दिक्कत है चेस्ट थंपिंग से। चेस्ट थंपिंग से जब इंडिया क्या करता है, अपने आप की वाहवाही बटोरता है कि हमने म्यांमार की धरती पर जाकर रिबल्स को खत्म कर दिया, तो ये बात तो देखिए किसी भी पसंद नहीं आएगी। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन आप भी ले लीजिए। आप अपने किसी दोस्त के साथ में हो, आप आपस में हंसी मजाक करते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये बात हंसी मजाक जो है, बेइज्जती इज्जत है, दोनों दोस्तों के बीच में है। लेकिन वही अब हंसी मजाक या बेइज्जती आप बहुत सारे लोगों के सामने करने लगोगे अपने दोस्त की, तो डेफिनेटली आपका दोस्त आपसे चिढ़ने लग जाएगा। वही बात म्यांमार के साथ में है। जब इंडिया अपनी छाती फुलाकर कहता है कि हमने म्यांमार की टेरिटरी पर जाके वो किया, तो देखिए उनको भी हर्ट होता है, उनको इस बात से बहुत इरिटेशन होती है, क्योंकि उनकी अपनी सोवरेनिटी है। तो हम ये बात जब बार बार कहते हैं तो उनकी सोवरेनिटी हर्ट होती है। तो ये एक बड़ा इश्यू है। ये पहला रीजन है जिससे जो हमारे देशों के बीच में। दूसरा, हम ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की घोषणा करते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो एक जो हाल फिलहाल में प्रोजेक्ट है, हमने कहा था कि एक हाईवे बनाएंगे हम, इंडिया म्यांमार हाईवे, थाईलैंड हाईवे, यानी तीनों देशों के बीच में हाईलैंड हाईवे था। अगर ये हाईवे बन जाता तो बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट के लिए, डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता। और इसमें हमें काफी कुछ रोड डेवलप करना था, ब्रिजेस को रिनोवेट करना था। जो 80 ब्रिजेस थे वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम में, उनको हमने रिनोवेट करना था, लेकिन हमने अभी तक कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ वादे किए हैं, हमने किया कुछ भी नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फ्रस्ट्रेशन का बात है ये उनके लिए। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए हमारा जो बॉर्डर है, ये दूसरा इश्यू था, हम सिर्फ बोलते हैं कुछ करते नहीं है। तीसरा जो था, अभी क्या है, इंडिया म्यांमार का जो बॉर्डर है वो ओपन बॉर्डर है, यानी फेंसिंग उस पर नहीं है। आपस में लोग ट्राइबल्स आ जा सकते हैं और कुछ वीजा वूजा नहीं लेना पड़ता। ट्राइबल्स के लिए ओपन बॉर्डर है, तो उनके रिलेशंस है, रिलेटिव्स बॉर्डर के दोनों साइड में रहते हैं। कुछ रिलेटिव्स इंडिया में रहते हैं, कुछ रिलेटिव्स म्यांमार में रहते हैं। तो अब क्या किया, इंडिया ने डिसाइड किया कि इस बॉर्डर पे फेंसिंग करेंगे। तो फेंसिंग क्यों करेंगे भाई? फेंसिंग इसलिए करेंगे क्योंकि जो चाइना के सस्ते खिलौने हैं, चाइना का जो सस्ता माल है, चाइनीज माल है,
वो हमारे देश के अंदर में सस्ता आता है और स्मगलिंग होती है उनकी, यानी कि पूरी नॉर्थ ईस्ट की मार्केट फ्लड हो जाती है चाइना के सस्ते माल से। तो इसको रोकने के लिए वो चाइनीज का जो माल म्यांमार के रास्ते इंडिया में आता है उसको रोकने के लिए हमने फेंसिंग करने का डिसाइड किया। तो ये चारों के चारों जो देश हैं जिनकी बॉर्डर लगता है म्यांमार से, जैसे म्यांमार, जो मणिपुर हो गया और ये सारे के सारे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन्होंने मना किया इस बात को। इन्होंने कहा कि देखिए फेंसिंग आप कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन जो ट्राइबल्स की मूवमेंट है वो किसी भी फॉर्म में इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, और वैसा जो अभी चल रहा है वो वैसा ही उनका ओपन बॉर्डर से मतलब आपस में एक इंटरकनेक्ट हो सके वो होना चाहिए। और जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो ये 3 पॉइंट है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम सिर्फ क्या करते हैं वो तो हमने कर लिया। एक बात ये है, हम ना जब भी कोई प्रोजेक्ट्स वहां पे डिक्लेयर करते हैं तो बिना सोचे समझे हम डिक्लेयर कर लेते हैं और अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर देते और अपना मजाक उड़वा बैठते हैं। एक सितवे पोर्ट का यूज करके हमें नॉर्थ ईस्ट रीजन से कनेक्टिविटी बढ़ानी थी, तो पहले हमने इस प्रोजेक्ट को डिक्लेयर कर दिया। ये कलादम मल्टी मॉडल का पार्ट भी है, तो पहले हमने इसको डिक्लेयर कर दिया कि ठीक है हम सितवे पोर्ट को बनाएंगे और उसके बाद में एक नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करेंगे इस रास्ते से। लेकिन अब देखिए दिक्कत क्या है, हमने पहले सोचा ही नहीं, कुछ प्रोजेक्ट प्लानिंग वहां पे करी नहीं कि क्या क्या मुश्किलें वहां पे आएंगी, कुछ डिटेल स्टडी नहीं करी कि कितना मुश्किल है वो प्रोजेक्ट बनाना, कितना डिफिकल्ट टेरेन है। अब हमारा मजाक उड़ रहा है वहां पे कि पहले हमने घोषणा कर दी बनाएंगे, बनता हमसे कुछ है नहीं। और अब देखिए चाइना देख लीजिए, चाइना कितने अच्छे से वहां पे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करता है और बनाता है, और किस तरह के गुड्स वहां पे चाइना से हमने पहले से सब कुछ डिसाइड कर लेना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट से हम कौन से गुड्स ट्रांसफर करेंगे, कौन से गुड्स लाएंगे वहां से। और देखिए अब एक और बात है, हमने चिंदविन रिवर है वहां पे सॉरी, म्यांमार के से साथ रिलेटेड बॉर्डर जो है वहां पे एक चिंदविन रिवर है। चिंदविन रिवर पर हमने कहा कि हम बनाएंगे 1800 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये भी हमने पहले सोचा ही नहीं, सिर्फ अभी तक डिबेट ही कर रहे हैं कि कैसे इस प्रोजेक्ट को बनाएं। पहले हमने डिक्लेयर कर दिया कितना मुश्किल प्रोजेक्ट है। तो हमें ऐसी चीजें छोड़नी पड़ेगी, जो भी हम वहां पे डिक्लेयर कर रहे हैं अच्छे से हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा और बाद में उसी पर हमें लग जाना होगा। तो कुछ सजेशंस दे रहे हैं, सजेशंस नॉर्मल सजेशन है, कुछ सजेशन खास नहीं है। ये कह रहे हैं कि देखिए हमें फ्रांसिस की बजाय में कुछ ऐसा डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं देखना पड़ेगा कि चाइना अपने बॉर्डर को कैसे मैनेज कर रहा है और हमें भी अपने बॉर्डर को वैसे ही मैनेज करना पड़ेगा। और जापान की तारीफ, इन्होंने जापान की तारीफ करी है कि म्यांमार में जापान अभी फिलहाल जापान की बहुत ज्यादा प्रशंसा हो रही है कि कैसे वो अपने आप को ट्रेड कर रहे हैं म्यांमार के साथ में, कैसे इकोनॉमिकली इंटीग्रेट हो रहे हैं म्यांमार के साथ में। तो हमें यही मॉडल, चाइना और जापान जो मॉडल अपना रहे हैं वही म्यांमार के अंदर में वही मॉडल अपनाना पड़ेगा। और अगर एशियान और बिम्स्टेक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को सफल बनाना है तो म्यांमार के साथ अपने रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे और अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा। तो आज ये 3 आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग।